सो नाउ अब बात करते हैं हम लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन देख लिए हैं टाइप ऑफ लोड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इन्हीं चीजों को हमें इंडिविजुअली इन डेप्थ स्टडी करनी होगी विद क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि यही चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चंस हमारे इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम की। तो लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम में आपने देखा था कि एक हुआ करता है हमारे पास स्टैटिक लोड, एक हुआ करता है डायनेमिक लोड, ठीक है, जैसे कि हमने स्लाइड में भी देखा था कि एक हुआ करता है हमारे पास स्टैटिक लोड एंड एक हुआ करता है डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड के अंदर हम बात करें डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो बात कर रहे हैं वहीं से कि जो हमारे पास स्टैटिक लोड है उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा डेड लोड एंड सेकंड टाइप है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसकी बेसिक बारीकी को समझिएगा। जब मैं डेड लोड की बात करता हूं तो डेड लोड बेसिकली नाम से ही इसकी परिभाषित हो रहा है ये, ठीक है, कि डेड लोड बेसिकली एक निर्जीव चीज की लोड है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास टोटल मास है किसी एक पर्टिकुलर गिवन मटेरियल का, वो मास ग्रेविटी की हेल्प से कितना वेट लगा रहा है किसी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, किसी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैंने आपको अभी बताया भी था लास्ट में कि जो हमारे पास बेसिकली लोड की डेफिनेशन होती है उसमें हम जिस पर्टिकुलर बॉडी की डिजाइन कर रहे होते हैं उसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, जबकि उस पर लगने वाले दूसरी बॉडीज का सेल्फ वेट हमारे लिए एज ए सरफेस फोर्स काम कर रहा होता है, एज ए फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें डिजाइन करना है। ये हमने अच्छे से समझा हुआ है अभी, ठीक है। उसी के बेसिस पर डेड लोड की हम डेफिनेशन को देखते हुए चल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है जिस बॉडी के ऊपर आपको डिजाइन करना है, ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऊपर से हमने फिक्स कर रखी है, ये बॉडी है जिसको हमें डिजाइन करना है, मतलब इसकी हमें डायमीटर वगैरह चाहिए, इसको हमें डिजाइन करना है। अगर हमें इसे डिजाइन करना है तो इसका सेल्फ वेट क्या होगा, अगर हमें इसे डिजाइन करना है तो इसका सेल्फ वेट क्या होगा। मैंने आपसे बोला हुआ है सोम में अजम्पशन, ये हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, सेल्फ वेट जिसको डिजाइन कर रहे हैं उसका जब तक कि गिवन ना हो जीरो मान के चलना होता है, ठीक है। साथ ही अब जो दूसरी बात करें तो इस पर मान लीजिए एक पुली मैंने मानी हुई है, तो इस पुली का जो अपना वेट है, इस पुली का जो अपना वेट है, ठीक है, इस पुली का जो अपना वेट है वो सेल्फ वेट, इस पुली का जो सेल्फ वेट है इस पुली का, वो इसके लिए एज ए डेड लोड काम कर रहा है। वो इसके लिए, किसके लिए, जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं बार को, उसके लिए वो यहां पर डेड लोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ रहा है। तो डेड लोड बेसिकली हम इसके लिए अगर डिजाइन करें तो पुली जिस टाइम पर हम माउंट कर रहे हैं उस बार पर, हम उस टाइम की कंडीशन को नहीं लेके चल रहे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस टाइम की कि जैसे ही मान लीजिए मार्कर मैंने इस हाथ पर रखा तो मुझे डिजाइन करना है हाथ को, ठीक है। तो मेरे लिए जो लोड है जो पहले से इस पर लगा हुआ है दैट इज द मार्कर लोड, ठीक है। मार्कर का जो सेल्फ वेट है वो इस हाथ के ऊपर लगा हुआ है। तो यहां पर जो डिजाइन हम कर रहे हैं वो डेड लोड के बेसिस पर कर रहे हैं। ये किस तरह से यहां पर फिक्स हुआ था उसकी कहानी नहीं की जाती है किसके अंदर, डेड लोड के अंदर, ठीक है। डेड लोड इज द केस व्हेन ए लोड इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर बॉडी जिसको आप डिजाइन कर रहे हो। क्लियर है यहां से, ये वर्डिंग क्लियर है एकदम। अपने नोट्स में जल्दी से कॉपी कर लीजिए इन चीजों को। तो डेड लोड जो हमारे पास बात कर रहे हैं वो बेसिकली अगर मैं इसको डिजाइन पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वेट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। मतलब बेसिकली अदर सेल्फ वेट, बेसिकली क्या हो जाएगा ये, सेल्फ वेट ऑफ अदर बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू द बॉडी जिसको आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन, जिसको आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन। क्लियर है, जिसको आप डिजाइन कर रहे हैं उस डिजाइनिंग बॉडी के जितने भी, उस डिजाइनिंग बॉडी से जितने भी पर्टिकुलर मटेरियल्स, पर्टिकुलर बॉडीज, अदर बॉडीज, एक्सटर्नल बॉडीज जितनी भी उससे अटैच हैं, उन सारी बॉडीज का सेल्फ वेट हमारा उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग बॉडी के लिए एज ए डेड लोड कहलाता है।
क्लियर? ठीक है, तो यहां से अगर मैं डेड लोड की कहानी को लेके चलूं एक ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, तो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में मैंने एक चीज ले ली है टाइम, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, और मैंने लोड ले लिया है इस वाई डायरेक्शन में, लोड ले लिया है इस वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में ले रखा है मैंने टाइम। तो जरा सोचिएगा स्टार्टिंग से ही मैंने क्या बोला है, किस तरह से ये फिक्स हुआ, किस तरह से पुली उस पर्टिकुलर फिगर में इस पर माउंट हो रही है। जरा इस फिगर को देखिएगा, जो हमने यहां पर बात भी की थी, याद होगा आपको, इस फिगर में हमने जो बात की थी उसमें पुली का अपना सेल्फ वेट इस डिजाइनिंग बॉडी मतलब रोड के ऊपर लग रहा था। तो यहां जो ये सेल्फ वेट इस पर काम कर रहा है, ये भी मेरे लिए क्या है, एज ए डेड लोड। किसके लिए डेड लोड है ये, किसके लिए डेड लोड है ये, इस पर्टिकुलर रोड के लिए। उम्मीद है यहां से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस पर्टिकुलर रोड के लिए ये डेड लोड की तरह काम कर रहा है। तो पुली कैसे माउंट की थी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ जितना वेट हमारा दूसरी बॉडी का अपनी डिजाइनिंग बॉडी पर लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू 0 पर भी हम क्या लेके चलेंगे कि हमने उस पर वो पर्टिकुलर बॉडी माउंट कर दी है, तो उसके बेसिस पर जितना भी उस बॉडी का सेल्फ वेट होगा, किस बॉडी का, जो हम पर्टिकुलर बॉडी माउंट कर रहे हैं एक डिजाइनिंग बॉडी के ऊपर, मान लीजिए मैं 50 न्यूटन लेके चला एग्जांपल के तौर पर, तो यही 50 न्यूटन आपका कॉन्टिन्यूअसली, यही 50 न्यूटन कॉन्टिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक हमारा कांस्टेंट वे में लगा रहेगा, कांस्टेंट वे में लगा रहेगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एज ए डेड लोड। ठीक है, एज ए डेड लोड, एक निर्जीव बॉडी का लोड किसी एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग बॉडी पर। उम्मीद है यहां तक यहां तक डेड लोड के बारे में समझ में आ चुका होगा। बॉडी फोर्स से रिलेट करते हैं इस चीज को। अब चलते हैं हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की तरफ। अब ये स्टैटिक लोड के अंदर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, बेसिकली अगर मैं स्टैटिक लोड की और एक बेसिक डेफिनेशन आपको लेके चलूं, तो स्टैटिक लोड का बेसिक डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो, एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं तो हमारे लिए क्या है, वो स्टैटिक लोड है। तो डेड लोड तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियरली एकदम स्पेसिफाई करता है कि हाँ भाई, यहां पर जो स्टैटिक है उसमें डेड लोड का एक फिक्स मास है, फिक्स वेट है। ठीक है, साथ ही उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो यहां पर स्टैटिक की डेफिनेशन डेड लोड में तो बिल्कुल क्लियर है। बट यहां देखिएगा जरा ध्यान से, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये ग्रेजुअली वर्ड से कुछ ना कुछ तो एक सेंस समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ फोर्स ऐसा है जो धीरे धीरे लग रहा है। अब ये जो धीरे धीरे फोर्स लग रहा है उसको जरा समझिएगा। यहां से मान लेते हैं मैं एक बॉडी ऐसे लेके चलता हूं, एक बॉडी यहां पर ऐसे डिजाइन करके लेके चलता हूं। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी मान ली मैंने, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि अभी स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर, ध्यान से समझिएगा, t इक्वल टू 0, अभी आप बैठे हुए हैं, आपने क्या किया कि अभी t इक्वल टू 0 रेफरेंस ली, उस t इक्वल टू 0 रेफरेंस पर आपने क्या किया, एक फोर्स इस पर अप्लाई किया। कीजिए अप्लाई, t इक्वल टू 0 पर 0 फोर्स रखिएगा। फिर क्या करना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर थोड़ा सा फोर्स बढ़ाइएगा, फिर 2 सेकेंड पर और थोड़ा फोर्स बढ़ाइएगा। तो ऐसे ऐसे आप टाइम को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप फोर्स भी बढ़ाते चलिएगा, जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ाते चलिएगा, और अपने एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक लेके चलिएगा उसे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मान लीजिए 50 न्यूटन तक ही आपको लेके जाना है, तो 50 न्यूटन तक लेके चलिएगा। तो होगा क्या इस बॉडी के अंदर, जरा ध्यान से समझिएगा कि 0 फोर्स से शुरू किया और F फोर्स तक पहुंचाया, 0 फोर्स से शुरू किया, F फोर्स तक पहुंचाया। बट ये जो टाइम इसके अंदर लगा है, F मैग्नीट्यूड, F मैक्स तक पहुंचाने में जो हमें टाइम लगा है, वो टाइम क्या मान के चल रहे हैं हम, काफी ज्यादा, जिसे हम बोल रहे हैं वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज टाइम हमारा यहां पर इलेप्स हो रहा है, किसके लिए, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लेके आने के लिए। अब भाई सिंपल सी बात है, डेड लोड जब लग रहा था तो डेड लोड तो अपना जो टोटल वेट है वो तो उसके अंदर है। ठीक है, उसके अंदर है, तो हमने क्या सोचा हुआ था कि डेड लोड यहां पर उसके टोटल लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रखा है। जबकि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में हम ऐसे नहीं रखते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में सीधा मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर सरफेस फोर्स लग रहा है। सरफेस फोर्स किसकी तरफ से लगता है, जो हमने बातें की हुई हैं हमारी तरफ से। मान लीजिए सरफेस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सरफेस फोर्स हमने जितना फोर्स लगाया, मान लीजिए अभी हमारी क्लास चल रही है अर्थ पर, तो अर्थ पर सरफेस फोर्स क्या है, मैं इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, 0 से लेके 50 तक लेके गया, मैं लगा रहा हूं,
मैं लगा रहा हूं 0 से लेके 50 फोर्स तक, ठीक है। तो ये इसके लिए सरफेस फोर्स है। अगर यही क्लास में मून पर लेके चलता हूं तो मून पर चलिएगा और जरा अब सोचिएगा कि 0 से 50 तक तो अभी भी मैं लगा सकता हूं ना, जबकि एक बॉडी फोर्स जो यहां पर पुली का डेड वेट था वो अर्थ के लिए अलग है तो मून के लिए अलग है। समझिएगा इस चीज को, अर्थ के लिए अलग है तो मून के लिए अलग है। उस चीज को हम ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स नहीं बोलेंगे, दैट इज द डेड लोड, ठीक है। ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स बेसिकली किसके रिलेशन से आ रहा है? सरफेस फोर्स, जो कि आप अप्लाई कर रहे हो बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही स्लो रेट के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसके फिगर की बात करूं, उम्मीद है यहां से समझ में आ रहा होगा ये कि अगर मैं इसके फिगर की बात करूं और साथ ही यहां पर जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपको एक्सटर्नल रिएक्शन मिलता जाएगा। रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा? 0, और 0 से धीरे धीरे बढ़ता हुआ जैसे जैसे आप F बढ़ाओगे F मैक्स तक, ऐसे ही हमारे पास R क्या आएगा? F मैक्स तक बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये बॉडी किस में रहनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। हमने समझा था इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि ये हमेशा रहती है इक्विलिब्रियम में। जो मैंने वहां पर बोला है कि पूरी सोम में आपको याद रखना है, वो बार बार मैं बोलूंगा नहीं, आपको याद रखना है कि हर एक पार्टिकल इसके अंदर क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहां पर R इक्वल टू 0 से लेके F मैक्स तक जाएगा। हर एक पोजीशन कैसी चल रही होगी? इक्विलिब्रियम में। हर एक टाइम पर अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को देखोगे तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। वो भाग नहीं रहा होगा, वो उसी पोजीशन पर डिफॉर्म हो रहा होगा। डिफॉर्मेशन की हमने कल थोड़ी सी बात कर ली थी, हमने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात कर ली थी, क्लियर। तो यहां से इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं इसके डायग्राम की, तो डायग्राम को देखिएगा। एक सिंपल सा डायग्राम हम लेके चलते हैं इसके लिए। एक सिंपल सा डायग्राम, एक डायरेक्शन को लेके चलिएगा टाइम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को टाइम डायरेक्शन लिया हमने और एक डायरेक्शन को लोड डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन को मैंने लोड डायरेक्शन लिया है। अब जरा सोचिएगा कि जब मैं फोर्स टाइम इक्वल टू 0 पर देखता हूं, t इक्वल टू 0 पर, तो मेरी फोर्स कितनी है भाई? 0। यहां पर देखा था ना, t इक्वल टू 0 पर फोर्स कितनी लगाई है आपने? 0। बट जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे जा रहा है आप वैसे फोर्स को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। तो फोर्स को अगर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो फिगर कैसे बन के आने वाला है? फिगर कुछ ऐसा बन के आने वाला है, फिगर कुछ ऐसा बन के आने वाला है, ठीक है। फिगर धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है टाइम के साथ। उसके बाद एक मैक्सिमम फोर्स तक पहुंचाया आपने, दैट इज कॉल्ड एज द F मैक्स। अब इस F मैक्स के बाद क्या कंडीशन समझो? F मैक्स के बाद क्या? आपने फोर्स हटाया नहीं है। अब आपने फोर्स नहीं हटाया तो यही F मैक्स हमेशा इसके ऊपर लगा रहेगा ना, यही F मैक्स हमेशा इसके ऊपर लगा रहेगा। इससे आपने एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाई नहीं है। अब बस इतनी F मैक्स पहुंचा दी और उसके बाद F मैक्स को कांस्टेंट कर दिया। उसके ऊपर अब एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे तो टाइम के साथ कितना जाएगा? वो F मैक्स ही तो जाएगा ना। तो ये वाला जो पार्ट जा रहा है मेरा आगे की तरफ, वो जा रहा है एज ए डेड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहां से कहां तक हो रहा है? ये वाला। तो इसको हम पूरा क्या बोल देते हैं? दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। बस यहां पर ये याद रखेगा, ये जो थीटा है यहां पर वो वेरी स्मॉल हम लेके चल रहे होते हैं, वेरी स्मॉल, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं मैग्नीट्यूड में, एक पर्टिकुलर टाइम इलेप्स पर, एक टाइम ड्यूरेशन में जो इसमें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, याद रखिएगा, इन ए पर्टिकुलर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन the force change is negligible, the force change is negligible or the magnitude of force change is negligible। ठीक है, अगर ये चीज हमें मिल के आ रही है तो ये हमारा क्या कहला रहा है? एज ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसीलिए हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर एक जो पॉइंट है इसका, हर एक टाइम में, हर एक स्नैपशॉट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ, इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? स्टैटिक लोड का ही एक पार्ट एज ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सोम जो हमारी चलती है, याद रखिएगा, सोम जो हमारी चलती है वो जनरली ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को कंसीडर करती हुई चलती है, हर एक पोजीशन को इक्विलिब्रियम में लेते हुए चलती है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम में सबसे पहला डेड लोड एंड सेकंड इज ग्रेजुअली
इंडिविजुअली अप्लाइड लोड। जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो अब इसकी कहानी हम दोबारा वहां पर नहीं गाने वाले हैं, हम सीधा उसका यूज करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट में। किसका यूज करने वाले हैं? इन चीजों का। डिफॉर्मेशन में सीधा यूज करने वाले हैं इन चीजों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक चीजें यहां पर बताता हुआ चल रहा हूं चैप्टर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डायनामिक लोड। डायनामिक लोड जैसे हमने बात की थी अभी कि जो भी हमारा टाइम और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अगर ये दोनों हमारा चेंज हो रहा है या इनमें से एक भी चीज चेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायनामिक लोड। उसे हम क्या बोलते हैं? डायनामिक लोड। तो उसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट लोड, देन सेकंड पढ़ेंगे सडनली अप्लाइड लोड, देन आगे हम पढ़ने वाले हैं फटीग लोड। हमारे लिए ये 3 डायनामिक लोड ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बाकी चाहे सिविल स्टूडेंट है चाहे मैकेनिकल स्टूडेंट है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अपने रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ने वाले हैं डायनामिक के अंदर। जैसे कि बात करते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी, हाईवेज वगैरह में पढ़ेंगे आप सिविल स्टूडेंट। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में पढ़ेंगे, आईसी इंजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम यहां डील नहीं करने वाले हैं, हम यहां पर डील करेंगे जो कि सोम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड को समझिएगा जरा कि अगर मैंने आपके पास एक इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में क्या है कि हमें डिजाइन करना है हमें डिजाइन करना है ये पर्टिकुलर बार, हमें डिजाइन करना है ये पर्टिकुलर बार, और उस पर हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक वेट रखा हुआ है, एक वेट लगा हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा 3D में भी लेके चलूं तो जरा समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा मैं इस चीज को 3D में लेके चल रहा हूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ये यहां पर इस तरह का एक पर्टिकुलर रोड है और इस रोड पर यहां पर मैंने एक फ्लैंज लगाया हुआ है इस तरह से। ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये हमारे लिए एक फ्लैंज है, ये मेरे लिए एक फ्लैंज है, ठीक है। और ये मेरे लिए कॉलर्स हैं, कॉलर्स या बेसिकली आप वेट बोल सकते हो यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर वेट है, देखो ये फ्लैंज जो है ये इससे एकदम अटैच है, ठीक है, ये इससे एकदम अटैच है, ये इसका ही पार्ट मान लीजिए, इस रोड का ही ये फ्लैंज पार्ट मान लीजिए। अब क्या होगा, आपने ऊपर से फिक्स कर रखा है, आपने ये ऊपर से फिक्स कर रखा है। अब क्या करते हैं, अब इसमें आपने एक इस तरह का वेट रखा, इसमें आपने एक इस तरह का वेट रखा जो कि इस तरह का दिख रहा है आपको 3D में, जो कि आपको 3D में ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। ये यहां से होलो है, समझ रहे हैं आप, ये यहां से होलो है। अब क्या करना है, अब इस वेट को आप पकड़िएगा, इस वेट को आपने पकड़ लिया मान लीजिए, ठीक है, अपने हाथ से आपने इसे पकड़ लिया, हाथ बहुत ही स्मार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपने हाथ से इसे पकड़ लिया। अब क्या करते हैं कि आप इससे अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ हाइट पर है, इसीलिए मैंने एक सिमेट्रिक डायग्राम यहां पर ये रखा हुआ है। तो मान लीजिए यहां पर इन दोनों के बीच का जो पॉइंट मान के चल रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस वो मैं मान के चल रहा हूं h या स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है, h या स्मॉल h मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज है मैं यहां पर ये लेके चला h हाइट, ठीक है, यहां से यहां तक के बीच की हाइट कितनी हो गई h, ठीक है। अगर ये हाइट हमारी h है, ठीक है, तो ऑब्वियस है, ध्यान से समझिएगा, ऑब्वियस है कि जब हम इस चीज को छोड़ेंगे तो तुरंत ही इसमें वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या आनी शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी के साथ ही तो नीचे जाएगा। तो एक वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंपैक्ट लोडिंग के अंदर, वो ये होता है कि जब हम इंपैक्ट लोडिंग की बात करते हैं तो इंपैक्ट लोडिंग में होनी चाहिए वेलोसिटी, इंपैक्ट लोडिंग में होनी चाहिए वेलोसिटी। अब आप उस डेफिनेशन से जाएंगे एफ और इंपैक्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पर एफ इंटू टी के बेसिस पर, तो यहां पर जो वेलोसिटी का सेंस है वो 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी आएगी तभी वहां की रिएक्शंस बराबर नहीं होंगी और बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो क्रिटिकल स्टेट में मान लीजिए ये बॉडी यहां तक पहुंच जाती है, क्रिटिकल स्टेट में बॉडी यहां तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जब इस पर कॉलर आप गिराओगे, और कॉलर का मास बहुत ज्यादा मानना है, कॉलर का मास बहुत ज्यादा मानना है आपको, m जो है बहुत ज्यादा मानना है एज कंपेयर टू इसके अपने मास से या इसके अपने मास से, ठीक है। तो अगर m ज्यादा होगा तभी तो ये चीज नीचे की तरफ जाएगी, अगर m बहुत ही छोटा होगा तो वो लास्टिक कोलिजन के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो कॉलर जो वेट है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस पार्ट को, इस फ्लैंज को वो क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर इतना ये डिफॉर्म करके जा रहे हैं, डेल्टा मान लीजिए डिफॉर्म करके जा रहे हैं, तो इसी डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा इंपैक्ट। और ये डेल्टा इंपैक्ट हमारा क्या होता है, डेल्टा क्रिटिकल। क्यों? अब जरा इस चीज को समझिएगा, ये डेल्टा क्रिटिकल मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिस टाइम पर ये फ्लैंज हमारी नीचे तक पहुंच गई, इमेजिन करो ये फ्लैंज हमारी नीचे तक पहुंच गई। अब ये फ्लैंज अभी किसके अंदर है, ये जो हमारी सोम होती है। मैंने आपको एक नाम और बोला था, याद करो, जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था इसमें,
कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो द नेम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब बॉडी किसमें है, इलास्टिक नेचर के अंदर। बॉडी किसके अंदर है, इलास्टिक नेचर के अंदर। ये भी हमारा क्या होता है, एक अजम्पशन। आप कहेंगे सर आपने ये तो अभी बताया नहीं है। ऑब्वियस है कि ये वाली चीज हमारी चैप्टर 2 में आने वाली है, ठीक है। बाकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में भी मैं थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा, और प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी हम समझने वाले हैं। तो इलास्टिक नेचर के अंदर होता है हमारा ये बॉडी। इसका मतलब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम मटेरियल की प्रॉपर्टी में समझेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन में ये नहीं होता है। ये चीज क्या है, अगर कॉलर यहां पर जा रहा है तो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन में पहुंच गया तो हम फिर सोम के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से बातें कर रहे होंगे। तो अभी हमें सोम के हिसाब से चलना है। तो अगर मैं यहां पर इसे लेके गया तो इसमें अभी है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है तो एक जो ये वेट लग रहा है और जो इसमें रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हुए इसको यहां तक मैक्सिमम पहुंचा देती है, फिर यहां पर रोक देती हैं, क्योंकि ये यहां पर रुक रहा है। अब ये रुकने का जो सीन बनेगा उसमें जरा सोचिएगा, यहां की रिएक्शन क्या होती है, फिर ज्यादा, यहां की रिएक्शन ज्यादा हो गई, ये चीज रुक गई, तो ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या करती है, इसको फिर से लिफ्ट अप करेगी। और जब ये लिफ्ट अप करेगी तो अब इसमें क्या हो चुके हैं, वाइब्रेशन आ चुके हैं। अब इसमें क्या आ चुके हैं, वाइब्रेशन आ चुके हैं। और वाइब्रेशन कैसे होंगे, ये रियल सिस्टम है ना, और अगर रियल सिस्टम होता है तो आपको याद होना चाहिए, अगर रियल सिस्टम होता है तो उसके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, ऑलवेज डैम्प्ड। ऑलवेज कैसे होते हैं वो, डैम्प्ड वाइब्रेशन, मतलब वो फाइनली सीज करने हैं, फाइनली रुकने हैं। तो यहां से जब ये मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, पहला वाला मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे वाइब्रेशन क्या होंगे, कम होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसी के बेसिस पर जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल। तो मैक्सिमम वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज द डेल्टा क्रिटिकल, इसी को हम डेल्टा इंपैक्ट बोलते हैं। और सीधा डेल्टा इंपैक्ट का फॉर्मूला हम हमेशा ये याद रखते हैं, डेल्टा इंपैक्ट इक्वल टू इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक, इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक चीज और समझाई थी, आपको याद होगा कि सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ठीक है। अभी इसके प्रूफ के बारे में हम बात आगे करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल पेशेंसफुल रहिएगा, ठीक है। तो सिग्मा एन इक्वल टू ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, और यहां से हमने एक फार्मूला निकाला था डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो यहां पर डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई ये हमारे लिए बेसिकली था स्टैटिक सेंस। तो यहां से इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल स्टैटिक हमें ये रखना होगा। यहां पर फोर्स कितना है, जो इसके वेट के बराबर। यहां पर लेंथ कितनी है, जो स्टार्टिंग में इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक मान लीजिए एल है ये, ठीक है, जो भी आपको लेंथ लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद पी एल अपॉन ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ए है इसका क्रॉस सेक्शन और एरिया, और ई क्या है इसका, यंग्स मॉडुलस, किसका, इस पर्टिकुलर रोड का। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस बहुत ही कम है, इस थिकनेस के चक्कर में मत फंसिएगा, ये थिकनेस बहुत ही कम है। जो फ्लैंज की थिकनेस है सिर्फ और सिर्फ इन वेट को इस पर इंपैक्ट करने के लिए यूज की जा रही है। ये फ्लैंज है, इसके वेट को इस पर इंपैक्ट करने के लिए यूज की जा रही है फ्लैंज बस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वेट ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा, इस पर तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था यहां पर। अब जरा सोचिए कि डेल इंपैक्ट की वैल्यू आ जाती है ये इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल स्टैटिक। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है। सेंस आपने समझ लिया है, क्वेश्चन सीधे सेंस से आएंगे, क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से आएंगे, ठीक है। तो इंपैक्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, इंपैक्ट फैक्टर इक्वल टू होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2hy डेल स्टैटिक। ये बेसिकली काफी अजम्पशंस को लेते हुए और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को लगाते हुए फाइनली हमारे पास ये आउटकम निकल के आता है, इंपैक्ट फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2hy डेल स्टैटिक। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा की बात करूं, जो डेल्टा आ रहा है उसी के सेंस में हमारे पास इसमें सिग्मा भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, सिग्मा भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी मैं यहीं पर आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है, नोट्स में रखिएगा। बाकी इसका मीनिंग एक्चुअल में अभी आपको फर्दर वीडियोस में देखने को मिलने वाला है। तो सिग्मा इंपैक्ट, सिग्मा का मीनिंग, तो सिग्मा का अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा तो सिग्मा इंपैक्ट भी आप यहां से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा इंपैक्ट क्या हो जाता है, इंपैक्ट फैक्टर इनटू सिग्मा स्टैटिक। और यहां पर ये फायदा है, ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है, यहां पर भी इंपैक्ट फैक्टर सेम वैल्यू है, यही 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2hy डेल स्टैटिक। उम्मीद है यहां तक ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द इंपैक्ट लोड। तो इंपैक्ट लोड में क्या सबसे बड़ी चीज है, वेलोसिटी। अगर एक पर्टिकुलर हाइट से जाएगा तभी तो एक वेलोसिटी गेन करेगा ना। आपको याद होगा v² इक्वल टू u² प्लस 2gh,
ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा 2as जिसे बोल देते हैं, तो यहां से अगर मैं u की वैल्यू 0 कर देता हूं, क्योंकि इनिशियली अगर इसे वेलोसिटी भी ना दूं तो वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो √2gh होनी तो है ही ना। तो अगर हाइट है तो वेलोसिटी होगी, हाइट है तो वेलोसिटी होगी, और हाइट के हिसाब से अगर वेलोसिटी है तो कॉन्सेप्ट आपको सीधा दिख रहा है कि यहां इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी उस बॉडी के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सडनली अप्लाइड लोड में और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है, जरा सोचिए, विचार कीजिए। सडनली अप्लाइड लोड में एंड इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है। इंपैक्ट लोड है जब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर, अरेंजमेंट समझ रहे हैं ना, जब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर वेलोसिटी के साथ लोड लग रहा होता है, दैट इज द इंपैक्ट लोड। बट अगर इसी बॉडी पर, समझिएगा मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा, इसी फिगर में मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं इसी बॉडी पर ये जो वेट है ये यहां पर प्लेस कर दूं, और ये प्लेस अभी सीधा ऐसे नहीं किया है, अभी प्लेस ऐसे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट में लेके आया हूं, और यहां पर मैंने इन दोनों, मतलब ये एक ही तो है, ये एक ही तो है, यहां पर देखो जैसे ये था, ये आपने यहां पर इस जगह प्लेस किया, आपने इसे इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया, बट अभी तक सारा वेट आप झेल रहे हो, अभी तक इसका सारा वेट कॉलर का या वेट का आप झेल रहे हो। ठीक है, आप झेल रहे हो इस कॉलर का वेट। तो आपने जैसे ही इसको यहां पर टच करा रखा है, बस मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस रोड के ऊपर या फ्लैंज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आपने सारा फोर्स खुद से झेल रखा है। बस आप अब अपने फोर्स को हटा देते हो, आप अपने हाथ को यहां से हटा देते हो। जैसे ही आप यहां से हाथ हटाते हो तुरंत ही क्या होगा कि सारा वेट इसके ऊपर जाने लगेगा, इस फ्लैंज के ऊपर इसका सारा वेट काम करने लगेगा। उम्मीद है आपको यहां से मेरी वर्डिंग समझ में आ रही होंगी कि सारा वेट यहां पर इस पर काम करने लगेगा एकदम से एक साथ। ये जो एकदम वर्ड आया, ठीक है, अचानक से, यही कहलाता है मेरा सडनली। बट क्या ये मेरा इंपैक्ट होगा? डेफिनेशन वाइज जाइए, क्या ये मेरा इंपैक्ट लोड है? नहीं। क्या ये मेरा इंपैक्ट लोड है? नहीं। क्यों? समझिएगा इस चीज को। इंपैक्ट में क्या मैंने कहा था आपसे, इंपैक्ट में होती है वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, यहां पर वेलोसिटी हो चुकी है 0। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू होता है √2gh, और यहां पर h क्योंकि 0 था, इसी वजह से जो मेरी वेलोसिटी है वो है 0। इसका मतलब यहां पर सीधा सडनली अप्लाइड लोड काम कर रहा है। तो हम सडनली अप्लाइड लोड को इंपैक्ट लोड का एक क्राइटेरिया में मान सकते हैं, जहां पर हाइट हमारी 0 है और वेट तुरंत ही सारे का सारा उस पर लग चुका है। ये मेरा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड नहीं है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में आपको क्या करना है, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाना है, जबकि सडनली अप्लाइड लोड में सारा फोर्स एक साथ ही काम कर चुका है। रिएक्शन अभी तो सो रही थी, रिएक्शन तो देख ही नहीं रही थी ना इस चीज को, क्या वेट इतना जल्दी आने वाला है। तो रिएक्शन को अपने आप को इस टोटल वेट के बराबर लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बस उसी टाइम के ड्यूरेशन के अंदर क्या हो जाता है, यहां पर वाइब्रेशन का खेल हो जाता है, और उसी वाइब्रेशन के हिसाब से हमारे पास जो आउटकम आता है वो ये फिर से निकल के आता है कि डेल सडन समझ रहे हैं ना आप। जो मैं डेल सडन यहां पर लिख रहा हूं, वो मेरे लिए बेसिकली क्या है, फर्स्ट वाइब्रेशन ड्यू टू दिस येलो कंडीशन। तो यहां पर जो हमारे पास डेल सडन आएगा वो मैक्सिमम फर्स्ट वाइब्रेशन होगा, उसके बाद फिर से वाइब्रेशन होंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन होंगे, फाइनली वो रुक जाएगा। तो डेल सडन भी हमारा क्या होगा, इंपैक्ट फैक्टर इनटू में डेल स्टैटिक। अब जरा यहां पर एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देखिएगा जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है, और आजकल सभी एग्जाम्स इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा कि जो इंपैक्ट फैक्टर है मेरा वो यहां पर कितना होगा, फॉर्मूला जरा लिखिएगा 1 + √1 + 2hy डेल स्टैटिक। अब जब h ही 0 है, भाई सडनली अप्लाइड में h 0 है, तो ऑब्वियस है ये वाला पार्ट हो गया 0, और अगर ये पार्ट हमारे लिए 0 है तो नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 + √1। √1 का वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया यहां से 2, इंपैक्ट फैक्टर हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, स्टार मार्क करके शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है। साथ ही फिर डेल सडन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डेल सडन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल स्टैटिक, डायरेक्टली 1 के आ गया ना। ऐसे ही इसको भी स्टार मार्क कर लो। ऐसे ही हमारे लिए सिग्मा सडन क्या हो जाएगा, सिग्मा सडन भी क्या होता है, इंपैक्ट फैक्टर इनटू सिग्मा स्टैटिक। तो इंपैक्ट फैक्टर सडन के लिए क्या है 2, तो सिग्मा स्टैटिक, तो ये भी स्टार मार्क करके लिख लो। यहां से जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हम डायनामिक लोड में 2 पार्ट लेके चले, दैट इज द फर्स्ट इज इंपैक्ट लोड एंड सेकंड इज सडनली अप्लाइड लोड।
चलते हैं फिर आगे की तरफ देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ए पॉइंट मास ऑफ 100 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन टू ए मासलेस इलास्टिक बार। क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है उसका वो 100 mm स्क्वायर दिया हुआ है, और पहले ही आपको ये बोला हुआ है दिस इज द इलास्टिक केस। इलास्टिक केस तो हम सोम का यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इलास्टिक नेचर के अंदर हम बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसका एरिया दिया हुआ है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर, साथ ही इसकी लेंथ दी हुई है आपको 1 मीटर, साथ ही यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 100 गीगा पास्कल। ओके, साथ ही फ्रॉम ए हाइट h ऑफ 10 mm, तो हाइट h जो दे रखी है वो हमें 10 mm दे रखी है, तो यहां पर h को भी लिख लेते हैं। ठीक है, h जो हमने फिगर में लिया था स्मॉल h, दैट इज द 10 mm। ठीक है, S1 इन द फिगर, g दिया हुआ है 10 mm 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो यहीं पर रहने देते हैं। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द इलास्टिक बार इज, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द इलास्टिक बार इज। अब यहां पर सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये वाली चीजें आपको डायरेक्टली मिलने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो 100 किलोग्राम मास है ये आपके पास, और ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर ये नीचे की तरफ फॉल होगा तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी आएगी तो क्या भाई आप इस पर स्टैटिक वाला फॉर्मूला लगा लोगे? डेल स्टैटिक का फॉर्मूला लगाओगे पीएल अपॉन नहीं, है ना, पी की वैल्यू सीधा वेट रख दो। नहीं भाई, ऐसी गलतियां नहीं करनी। आपको सीधा दिख रहा है यहां पर कुछ हाइट है तो वेलोसिटी आनी ही है, चाहे 1 mm ही हाइट क्यों ना हो, वेलोसिटी तो आएगी ना। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से आपको लेके जाना है कि ये केस मेरा किसका बन रहा है। सीधा मुझे दिख रहा है ये मेरा केस बन रहा है इंपैक्ट का, सडन का भी नहीं है, ये सडन का भी नहीं है। सडन के लिए क्या होता कि बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया है, उसके बाद उसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही वो सडनली काम कर रहा होगा। तो इंपैक्ट का हिसाब से हमारे पास जो डेल इंपैक्ट यहां आने वाला है, और हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि जो कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कंप्रेशन कौन सी वाली केस को देगा? मैक्सिमम कंप्रेशन देगा डेल क्रिटिकल को, और यही क्रिटिकल आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। यहां पर हो रहा है कंप्रेशन, और जो मैंने लास्ट फिगर समझाया था उसमें था टेंशन, इस फिगर में था टेंशन या इलोंगेशन। ठीक है, ये अरेंजमेंट इस तरह से मैंने यूज किया था, जबकि यहां पर सीधा अरेंजमेंट है कंप्रेशन वाला, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो ये बॉडी यहां पर ऐसे जाएगी ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके बाद फिर से वाइब्रेट करेगी, ऊपर की ओर जाना चाहेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वाइब्रेट करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फाइनली ये परमानेंटली यहां तक पहुंच जाएगी। इस तरह से यहां पर वाइब्रेशन सीज हो जाएगा। तो डेल मैक्सिमम या डेल क्रिटिकल या डेल इंपैक्ट क्या होना चाहिए? डेल इंपैक्ट जो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इसी के रिलेशन में आंसर निकाल के चल रहा हूं, दैट इज द इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल स्टैटिक, दैट इज द इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल स्टैटिक। अब इंपैक्ट फैक्टर क्या है? इंपैक्ट फैक्टर है 1 + √1 + 2hy डेल स्टैटिक। ठीक है, और इनटू में डेल स्टैटिक। अब सीधे आपको यहां पर वैल्यूज पुट कीजिएगा, आप जल्दी से वैल्यूज पुट कीजिएगा। क्या क्या आपको निकल के आ रहा है यहां पर? 1 + √1 + 2h, h की वैल्यू किस में? गलती मत करना, यूनिट वाइज। यूनिट वाइज जब यहां पर हम देखेंगे तो 10 है mm में, डिवाइडेड बाई 10 mm डिवाइडेड बाई डेल स्टैटिक। डेल स्टैटिक की वैल्यू देखिएगा PL/A, तो P की वैल्यू कितनी है? 100 किलोग्राम इंटू 10 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं ये चीज लेके चल रहा हूं 100 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये चीज तो आपने mm में रखी हुई है ना, उसे कन्वर्ट करो mm में, उसे कन्वर्ट करो मीटर में, एंड इसे कन्वर्ट करो mm में। जो आपको जैसे सुटेबल लगे उन चीजों को वैसे ही रखना, बट यूनिट एक लेके चलना, यूनिट एक लेके चलना। तो आगे हम चलते हैं फिर इसको लेके। अगर मैं इसे mm में लेके चल रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा? किलोग्राम mm पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना होगा। तो मुझे यहां पर लेके चलना होगा 10⁻³ से मल्टीप्लीकेशन P × L। अब लेंथ कितनी है भाई? लेंथ देखो आप, लेंथ है 1 मीटर, तो इसे फिर से mm में कन्वर्ट करो, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई ए, ये नीचे वाला पार्ट है ना डेल स्टैटिक, डिवाइडेड बाई ए। अब ए कितना है मेरे पास? 100 mm स्क्वायर, तो इसे तो 100 ही रहने दो। ठीक है, अब ई कितना है आपके पास? 100 गीगा पास्कल। याद है आपको, हम एक चीज हमेशा याद रखिएगा यहां से। ठीक है, यहां से मैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं एक स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, आप शॉर्ट नोट्स में रखिएगा कि जो हमारे पास 1 मेगा पास्कल होता है, आपको मेगा समझ में आता है 10⁻⁶, यार मोबाइल वगैरह यूज करते हैं आप। ठीक है, तो 10⁻⁶, ठीक है, तो 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल बेसिकली होता है
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 6 से तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 10 टू द पावर 6 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 पास्कल इक्वल टू, यहां पर इसको अलग से भी लिख लीजिएगा, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक अलग से फॉर्मूला लिख लीजिएगा। 1 मेगा पास्कल इक्वल 10 टू पावर 6 पास्कल या 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी जरा मीटर स्क्वायर को चेंज करना एमएम में, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 इंटू न्यूटन, तो न्यूटन रहने दो, मीटर को एमएम में करोगे तो कितना होगा, 10 टू द पावर 3, उसका स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 6, ठीक है, साथ होना मेरे, तो यहां से हमारे पास एमएम स्क्वायर हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल, कितना बचेगा, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमने इसे क्या लिखा था, 1 मेगा पास्कल। तो ये जो मैं चीज यहां लिख रहा हूं, ये अब बार बार नहीं लिखूंगा, यहीं से याद रखिएगा, इसे बार बार नहीं लिखूंगा, यहीं से याद रखिएगा कि अगर मैं एक मेगा पास्कल वाली चीज है उसे मैं न्यूटन और एमएम में कन्वर्ट करके चल रहा हूं, तो मेगा पास्कल डायरेक्टली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ठीक है, डायरेक्टली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको न्यूटन चेंज नहीं करना है तो जो हमने यहां पर न्यूटन को चेंज किया था, समझिएगा इस चीज को, जो हमने यहां पर न्यूटन को चेंज किया था 10 टू द पावर 3 में, उसको वैसा ही न्यूटन में रहने दो, क्योंकि आपको यूनिट्स को कैंसिल करना है, आपको यूनिट्स को कैंसिल करना है। तो आप यहां पर 10 टू द पावर 3 को क्या कर सकते हैं, सीधा हटा सकते हैं, जो आपने न्यूटन को चेंज किया था, किलोग्राम मीटर को चेंज किया था। क्लियर, आप ये शॉर्ट तरीके से चला करो जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, आपको शॉर्ट तरीके से जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 10 इंटू ये वाली चीज क्या थी हमारी, 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब इंटू में कितना, ई क्या है, 100 गीगा पास्कल, आपको पता है गीगाबाइट, ठीक है, 10 टू द पावर 9 होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 क्यों ले लिया मैंने, इसको मेगा में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल हो गया। और आपको पता है भी मेगा पास्कल हमने कितना निकाला है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो मैंने सीधा लिख सकता हूं मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यूनिट सेम हो गई, सारी चीजें एमएम में है, एक न्यूटन से एक न्यूटन भी कैंसिल हो गया, सारी चीजें एमएम में थी और एक न्यूटन से एक न्यूटन भी कैंसिल यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, एक न्यूटन से एक न्यूटन भी हमने कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास वर्डिंग आ रही है। साथ ही हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, डेल स्टैटिक से, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, डेल स्टैटिक से। तो ये चीज हमारे पास जो आ रही है, दिस इज द डेल इंपैक्ट, ये जो हमारे पास आ रहा है दैट इज द डेल इंपैक्ट। तो डेल इंपैक्ट क्या हो गई, डेल स्टैटिक ये निकाला है, इसकी कैलकुलेशन करके यहां पर भी रख देना। फाइनली जो हमारे पास आउटकम आएगा इन टोटल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, वो हमारे पास आंसर आने वाला है आपका 1.5177 mm। दिस इज द डेल इंपैक्ट, दिस इज द डेल इंपैक्ट। उम्मीद है यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आपका आंसर आ चुका होगा मेरे से भी पहले, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए फिर यहां से ये वाला आंसर हमने निकाला, क्वेश्चन समझ लिया, अब आगे चलें। उम्मीद है आपको यहां तक डायनामिक लोड के अंदर जो इंपैक्ट एंड सडनली अप्लाइड लोड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छे से हो गए होंगे। नेक्स्ट की आगे की तरफ बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम यहां पर डायनामिक लोड के अंदर सडनली देखेंगे, इंपैक्ट देखेंगे एंड फटीग देखेंगे, ठीक है। तो फटीग लोडिंग के बारे में और समझते हैं। फटीग लोडिंग बेसिकली होती क्या है उसको समझिएगा पहले। अगर मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर ये मार्कर है, ठीक है, आपके पास अपना पेन है, ठीक है, तो उस पेन के बारे में सोचिएगा, ठीक है, या फिर एक सिंपल रिफिल के बारे में सोचिएगा। आपसे अगर कहा जाए कि उस रिफिल को ऐसे तोड़िए, टेंशन में तोड़िए, तो आप क्या रिफिल को टेंशन में इजीली तोड़ पाओगे एज कंपेयर टू अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि उसे इस तरह से ऐसे बैंड करते हुए तोड़िएगा, ठीक है। तो यहीं से हमारी इस फटीग लोडिंग की बात आती है। फटीग लोडिंग के लिए जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज द रिवर्सल ऑफ लोडिंग, दैट इज द रिवर्सल ऑफ लोड, दैट इज द रिवर्सल ऑफ लोड। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये होता है हमारा रिवर्सल ऑफ लोड। मतलब रिवर्सल ऑफ लोड क्या कि सिर्फ एक ही नेचर काम नहीं कर रहा है, दूसरे नेचर भी आ रहे हैं यहाँ पर। डायनामिक का सेंस है ये, डायनामिक में मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों ही आपको मैं चेंज करता हुआ दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ लोड की अगर बात करें तो जरा सोचिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर में मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट ये है, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ऊपर वाले पॉइंट को, ये मैंने
मैंने ए बोल दिया, और मान लीजिए ये नीचे वाला पॉइंट मैंने बी बोल दिया। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, ऊपर वाला एक पॉइंट टच करो यहाँ पर, ये ए हो गया, नीचे वाला बी हो गया। अब क्या करना है आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके ऊपर एक डब्ल्यू लोड लगा दो, एक डेड लोड लगा दो इसके ऊपर डब्ल्यू, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ना डेड लोड क्या होता है। तो डेड लोड लगा दिया डब्ल्यू यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैंने इसे सपोर्ट भी दे दी। ठीक है, और ये रोड कैसी है, सर्कुलर है, ऐसे मान के चलो। अब क्या होगा कि जब ये डब्ल्यू लोड इस पर लगा हुआ है तो क्या इसे फटीग लोड बोलोगे आप इस डब्ल्यू को? नहीं, अभी इस डब्ल्यू को आप क्या बोलने वाले हो, सिंपल डेड लोड। सिंपल डेड लोड पहली डेफिनेशन लोड की, पहला फिगर जो उसमें समझाया था, ये डब्ल्यू क्या है मेरा, डेड लोड है ना। बट यही डब्ल्यू अब मेरा फटीग लोड की तरह भी काम कर जाएगा। किस सेंस में, सेंस समझिएगा। अगर मैं इस रोड को बियरिंग, ये मान लो आप, ये जो सपोर्ट मैंने माने हैं ये मेरी बियरिंग है, ऐसे मान लीजिएगा। बियरिंग आपने देखी है ना, साइकिल वगैरह में भी यूज होती है। तो ये बियरिंग है मान लीजिए, और बियरिंग के अंदर मेरी शाफ्ट घूम रही है। ये बियरिंग के अंदर मेरी शाफ्ट घूम सकती है। तो मैंने क्या किया, इन बियरिंग्स में, ये मेरी बियरिंग्स हैं या सपोर्ट्स हैं, तो इन बियरिंग्स में मैंने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया, मान लीजिए ऐसे, इसको रोटेट करा दिया मान लीजिए ऐसे। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसका ऊपर वाला पार्ट ए था, नीचे वाला पार्ट बी था, ए पर एक मॉलिक्यूल मान लीजिए, बी पर एक नीचे मॉलिक्यूल मान लीजिए। अब उसको हाफ सर्कल घुमाइए, हाफ साइकिल घुमाएंगे तो नीचे पहुंच गया ना, जबकि डब्ल्यू कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ। अब इसमें कुछ महानुभाव ऐसे भी सोचेंगे, सर ये बबलिंग करते हुए तो ऐसे घूम के ऊपर आएगा ना। नहीं भाई, डब्ल्यू ऊपर से लग रहा है तो हमेशा ये चीज क्या रहेगी, यहीं पर, हमेशा ये चीज ऐसे ही बैंड होगी। हमेशा ये चीज किस तरह से बैंड होती हुई जा रही होगी, ऐसे, हमेशा ये चीज बैंड होती हुई जा रही होगी ऐसे। अब यहां पर डब्ल्यू तो ये लग ही रहा था, यहां पर ये डब्ल्यू लग ही रहा था। अब जरा सोचिएगा कि ये मेरे पास यहां पर बियरिंग्स हैं, ऐसे मान के चलो, बियरिंग्स के अंदर है ये चीज, ये सपोर्ट के लिए दिखा दिया जाता है बस ऐसे। तो बियरिंग ये है, डब्ल्यू ऐसे लग रहा था। तो जो ए पॉइंट स्टार्टिंग में था वो ये था, अभी बी पॉइंट यहां पर ये था जब ये रुका हुआ था। तो इस डब्ल्यू की वजह से रियल फिगर इसका ऐसे आया। अब आपको ये भी याद है, ठीक है, आपको ये भी याद है, ये चीज हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 4 में। जिन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कॉलेज टाइम पर भी नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर 4 में इस चीज को लेके चलेंगे हम, प्योर बेंडिंग के सेंस में या ट्रांसवर्स लोडिंग के सेंस में, जो हमारे पास बेंडिंग इफेक्ट आता है उसको। ठीक है, अभी आपको उम्मीद है याद होगा, जैसे मैं आपसे एक नाम कहूंगा कि दिस इज द न्यूट्रल फाइबर, आप समझ चुके होंगे कि हाँ सर हमने ये कुछ पढ़ा था। तो न्यूट्रल फाइबर की मैं बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रल फाइबर से अब आप खुद भी आंसर बता सकते हो जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ए किस में होगा, ए होगा कंप्रेशन में, ए होगा कंप्रेशन में। याद आया ना कुछ? ठीक है, ऐसे ही बी की बात करूं तो बी किस में होगा, टेंशन में। उम्मीद है आपको याद आ चुका है और आपने ये आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, बट अगर जिनको ये याद नहीं है वो पहले चैप्टर 4 की भी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद फटीग लोडिंग को फिर से रिकॉल कर लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, अभी ये रोटेट नहीं किया है, अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट फिगर में इसे मैं रोटेट करवा देता हूं। नेक्स्ट फिगर में मैंने इसे क्या करवा दिया, रोटेट। तो अगर मैं इसे रोटेट करा रहा हूं तो हाफ साइकिल रोटेट कराना, आधी साइकिल रोटेट कराना, तो ए कहां पहुंच जाएगा, नीचे। ए कहां पहुंच गया, नीचे। मान लीजिए ए पहुंच गया है यहां पर नीचे, एक सेकंड, यहां पर ए पहुंच गया है इधर नीचे और बी पहुंच गया है इधर ऊपर। अब जरा सोचिएगा बी पर क्या लगा, बी पर लगेगा अब कंप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, न्यूट्रल फाइबर से ऊपर की तरफ है तो कंप्रेशन, न्यूट्रल फाइबर से ऊपर की तरफ है कंप्रेशन। और अगर ये चीज मैं देखूं तो न्यूट्रल फाइबर से नीचे की तरफ है तो इसमें क्या होगी, टेंशन, और इस पर क्या होगी, टेंशन। अब उम्मीद है आप मेरे थिंकिंग को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि फटीग का सेंस क्या है। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी किसमें कभी टेंशन तो कभी कंप्रेशन वो फील करें, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन फील करें, इसका मतलब उस पर लग रही है रिवर्सल ऑफ लोडिंग। तो इसी रिवर्सल ऑफ लोडिंग को हम क्या बोलेंगे, अगर डब्ल्यू रोटेशन के साथ में लग रहा है तो हम इसी डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, एज ए फटीग लोड, क्योंकि यहां पर फटीग लोड की तरह काम कर रहा है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल जो मैं यहां पर लेके चल सकता हूं, रोटेशन को ना लगा के मैं डब्ल्यू की डायरेक्शन ही चेंज कर दूं। एक बार आप लगाइए ऊपर से फोर्स, एक बार लगाइए नीचे से फोर्स, तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस बॉडी पर, ये अलग से फिगर है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि एक बार लगाइए इस पर डब्ल्यू ऊपर की तरफ से, तो कैसे फिगर जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, ये मान लीजिए इस पर ए पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। तो ए पर लग रहा होगा कंप्रेशन और बी पर लग रहा होगा टेंशन। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि नहीं सर जी, मुझे तो इस पर एक काम करना है कि मुझे इस पर डब्ल्यू नीचे से लगा देना है,
ठीक है, ऑब्वियस है कि रिएक्शन यहां लगाते रहे ना, पता लगा रिएक्शन ना लगा के इसे मूव कराते रहो, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर डब्ल्यू में नीचे से लगाता हो तो इसकी शेप कैसी आएगी, इसकी शेप आएगी अब ऐसी। अब ए पॉइंट तो यार ऊपर था, ए पॉइंट तो ऊपर था, इसे रोटेट तो किया नहीं हमने, तो ए पॉइंट तो अभी भी ऊपर है और बी पॉइंट अभी भी नीचे है। तो ए पॉइंट पर यहां तो कंप्रेशन था जब डब्ल्यू मैंने इधर की तरफ लगाया था, और जब मेरा मन किया मैंने डब्ल्यू फिर ऊपर की तरफ लगाया, तो ऊपर की तरफ लगाने पर ए पर क्या हो चुका है, टेंशन, ए पर आ चुका है टेंशन, और बी पर क्या आ चुका है, कंप्रेशन, बी पर आ चुका है कंप्रेशन। ए अभी भी ऊपर है, ए अभी भी ऊपर है, बी अभी भी नीचे है, बी अभी भी नीचे है, जबकि इसमें पहले था टेंशन, अब हो चुका है कंप्रेशन। तो ये है मेरा सिंपल दूसरा केस जिसमें हम यूज कर सकते हैं रिफिल को भी। जैसे मैंने अभी रिफिल के बारे में समझाया, क्या एक रिफिल लो, रिफिल को ऐसे करो, पेन में से रिफिल निकालो, ऐसे करो उसे, आप समझ जाओगे कि आप उसको इजीली तोड़ सकते हो। तो ये जो तोड़ने वाला इजीली सेंस आ रहा है, ये फटीग लोडिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि रिवर्सल लोड है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम रहती है हमारी यील्डिंग स्ट्रेंथ से, इसी वजह से वो जल्दी टूट जाती है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द एमडी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह, इसीलिए मैं यहाँ पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह की बातें मैं नहीं करूंगा। प्रॉपर्टीज में जब मैं फटीग एज ए प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, थोड़ी सी बात वहां पर मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अब चलिएगा फटीग लोड के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ये हमारा कहलाता है कंप्लीटली रिवर्स लोड, इसे हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोड, इसे हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोड, जो पहला वाला मैंने एग्जांपल यहां लिया है। तो इस पहले एग्जांपल में मान लीजिए लास्ट में फिक्स कर रखा है, ये हमारे पास एक कोई सिलेंड्रिकल रोड टाइप से है। ये जो फोर्सेस है इनमें गलती मत करना, जो मैं समझा रहा हूं ये फोर्सेस सेंट्रोइड हैं। ठीक है, सेंट्रोइड से होके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप असेंट्रिक मान लो, ये सेंट्रोइड से होके जा रहे हैं, बस मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए इन्हें अलग अलग किया है। ठीक है, कि एक बार ये टाइम के साथ है, ये एक साथ नहीं लगे हुए, याद रखिएगा ये एक साथ नहीं लगे हुए हैं, ये एट ए टाइम नहीं है, एट ए टाइम ये नहीं है। ठीक है, ये एट ए टाइम काम नहीं कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक बार एक लग रहा है तो दूसरे टाइम पर दूसरा फोर्स लग रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ये बार लेके चलता हूं, तो इस बार पर पहले तो मैं लगा रहा हूं टेंशन, साथ में कंप्रेशन नहीं लगा रहा हूं, गलती मत करना, समझा रहा हूं इसलिए समझ के चलो। ठीक है, फिगर को देख के ही काम मत खत्म करो। ठीक है, तो यहां पर पहले एक बार लगाओ टेंशन, फिर लगाओ उतने ही मैग्नीट्यूड का, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कंप्रेशन, फिर लगाओ उस पर उतने ही मैग्नीट्यूड का टेंशन मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कंप्रेशन, फिर टेंशन। तो आपने अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसमें फोर्सेस दिए। इसका मतलब आपने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, जबकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सेम रखा। मान लीजिए इसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आप एफ मैक्स लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन। तो यहां 10 न्यूटन का अगर मैं ग्राफ खींचूं, किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम ये हो गया और लोड ये हो गया, बस मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, चलो फिर यहां पर भी लिख ही देते हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये लोड हो गया। ठीक है, ये अब सिरा ऐसे लिख रहा हूं, टाइम ये लोड, ये टाइम ये लोड। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही है। अब चलते हैं यहां पर, जब हम पहली बार में बात कर रहे हैं तो चाहे तो स्टार्टिंग यहां से कर लो, चाहे कहीं से भी कर लो। ये ग्राफ मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम से ले लिया आगे की तरफ। तो यहां पर जब मैं एक ग्राफ बना के चलूंगा तो ग्राफ किस तरह का बनेगा इसका, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग के लिए। कैसा ग्राफ बनेगा जरा ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम टेंशन है ना, मैक्सिमम फोर्स हमारा लग रहा है टेंशन का, तो ये 10 न्यूटन का लग रहा है मान लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद टाइम के साथ मैक्सिमम कंप्रेशन भी है, टाइम के साथ एक बार को मैक्सिमम कंप्रेशन भी आया। भाई आपने क्या किया, इसको खींचा, 10 न्यूटन को पहुंचाया, उसके बाद फिर 10 न्यूटन को कम कर दिया, फिर बाद में उस पर 10 न्यूटन का कंप्रेशन लगाया। तो इस रेफरेंस लाइन से जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये दिखा रहा है टेंशन, और जो नीचे वाला पार्ट है ये दिखा रहा है कंप्रेशन। याद रखिएगा इस रेफरेंस लाइन से। ठीक है, तो टेंशन है ऊपर वाला और कंप्रेशन है नीचे वाला। तो टेंशन हो रहा है 10 का, कंप्रेशन हो रहा है 10 का, फिर से टेंशन हुआ 10 का मैक्सिमम, फिर कंप्रेशन हुआ 10 का, फिगर ऐसे ही जाएगा। ये कहलाता है मेरा कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड, ये कहलाता है मेरा कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मेरा कौन सा कहलाता है, इसको देख लेते हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है, पहले उस चीज को समझिएगा। इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में बेसिकली एक बॉडी है, ये फिर से सेंट्रोइडल है, ये सेंट्रोइड से ही होके जा रहे हैं, मैंने दिखाया हुआ है बस अलग अलग करके। ठीक है, दूसरी बात ये अलग अलग टाइम पर लगे हुए हैं, इन द सेंस कि आपने यहां पर मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी चेंज किया। देख रहे हो, मैग्नीट्यूड को मैंने इसकी लेंथ से दिखाया हुआ है
कि इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, तो टेंशन वाला जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का रखा, मान लीजिए 20 का, जबकि कंप्रेशन वाला आपने कुछ टाइम के बाद कैसा रखा, 10 का, फिर टेंशन 20 का, फिर कंप्रेशन 10 का। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा जाएगा, मान लेते हैं यहां से कुछ ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। तो उम्मीद है यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि इस ग्राफ में मैं जो ये बना के चल रहा हूं, ये जो मैं यहां पर पार्ट बना के चल रहा हूं, ये पार्ट हमारा बेसिकली कैसा है, बेसिकली ये पार्ट इससे ज्यादा है। तो ये अगर 20 है टेंशन में, 20 है अगर टेंशन में मैक्सिमम, तो 10 जो है वो हमारे पास कंप्रेशन है, ठीक है, ये ग्राफ 10 से जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग फटीग लोड, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग फटीग लोड। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है जिसे हम बोल देते हैं, एक सेकंड इससे लेके चलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं जो फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। फ्लक्चुएटिंग कैसे कि आपने अभी भी टेंशन लगाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम रख रहे हैं जबकि मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। देखिएगा अगर आपने इस पर 20 न्यूटन लगाया, टेंशन मान लो 20 न्यूटन लगा रहे हो, ये फिगर है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 20 न्यूटन लगा रहे हो, उसके बाद आपने अभी रखा टेंशन ही है, कंप्रेस नहीं कर रहे हो, टेंशन ही है, बस मैग्नीट्यूड कम करते चलो, मैग्नीट्यूड कम करते चलो, कंप्रेस मत करो, मैग्नीट्यूड कम करो। 20 से 10 पर लेके आओ, फिर 10 से 20 लेके आओ, फिर 20 से 10 लेके आओ। तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन नहीं। तो टेंशन किधर है, इधर की तरफ, कंप्रेशन किधर है, इधर की तरफ। तो ग्राफ मेरा सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, टेंशन में। ग्राफ मेरा सिर्फ और सिर्फ किस में चल रहा है, टेंशन में। तो एक टाइम पर तो होगा 20, तो दूसरे टाइम पर होगा 10, एक टाइम पर 20 तो दूसरे टाइम पर होगा 10। बट ये है किस में भाई, टेंशन में है। ये किस में है, टेंशन में, क्योंकि आपने कंप्रेशन नहीं लगाया है। कंप्रेशन होता है सेंस निगेटिव लेके जाना। टेंशन का अगर मैग्नीट्यूड आप कम कर रहे हो तो अभी भी आपने टेंसाइल ले रखा है उसे। सोचो, इनको बारीकी से सोचो जो समझा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत रहेगी तो ऐप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लास्ट की बात करें, दिस इज द रिपीटेड लोड। रिपीटेड लोड क्या होता है, आपके पास अभी एक टाइम पर है जीरो फोर्स, एक टाइम पर है जीरो फोर्स, और एक टाइम पर आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम। एक टाइम पर मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम के बाद क्या किया, जीरो। मैं ये टेंशन का एग्जांपल लेके चला, आप कंप्रेशन का भी लेके चल सकते हो। तो मैं टेंशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कंप्रेशन का आप लेके चल सकते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, यहां पर 10 न्यूटन का टेंशन, फिर जीरो कर दिया, छोड़ दिया, जीरो कर दिया, फिर 10 न्यूटन का टेंशन, फिर जीरो कर दिया, फिर 10 न्यूटन, फिर जीरो कर दिया। तो ये ग्राफ हमारा कैसे जाने वाला है, आफ्टर सम टाइम ले लो या तुरंत ही यहां पर इस तरह से ग्राफ को लेके चल सकते हो। ये चीज ऐसे, कुछ टाइम के बाद लगा रहे हो ऐसे। तो ये मेरा क्या कहलाता है, दिस इज दी रिपीटेड लोड, इसे हम बोलते हैं रिपीटेड लोड। उम्मीद है आपको यहां तक ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा हुआ फटीग लोड। इस यहां तक हमने बात की है लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन।